नमस्कार। भारत के संविधान में एक ऐसा पद होता है जो अदालत द्वारा सुनाए गए किसी भी फैसले को बदल सकता है, समाप्त कर सकता है या सुनाई गई सज़ा को कम कर सकता है। वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। साथ ही साथ किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकता है अगर वहाँ का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। जी हाँ, ऐसा भारत में वह पद है जिसको हम राष्ट्रपति का पद कहते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, उसमें कौन वोट डालता है, वोट की गिनती किस प्रकार होती है और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के समय घटित हुए। तो आज की वीडियो में हम इसी सब के बारे में जानेंगे। तो चलते जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन लोग वोट डालते हैं। इस चुनाव में चुने हुए विधायक और सांसद वोट डालते हैं। किसी भी स्टेट का विधायक की वोट की वैल्यू वहाँ की जितनी जनसंख्या होती है उसको वहाँ की टोटल विधानसभा की सीटों से डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ के एक विधायक की वोट की वैल्यू आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक सांसद की वोट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए पूरे भारत के जितने विधायक हैं उनकी वोट की वैल्यू का सम उसको जितने सांसद हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से एक सांसद की वोट की वैल्यू आ जाएगी। भारत में सभी विधायकों की वोट की वैल्यू कितनी है और सभी सांसदों की वोट की वैल्यू कितनी है वो आप इमेज में देख सकते हैं। उसी तरीके से आप 2017 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले वो भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। उनमें से एक फैक्ट यह है कि विधायक की वोट की वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए किसी भी स्टेट की जो जनसंख्या ली जाती है वो 1971 की ली जाती है। उसी के आधार पर सांसद की वैल्यू भी कैलकुलेट की जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ समय पहले इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून बनाया था। उस कानून का भली भांति तरीके से उपयोग दक्षिण भारत के लोगों ने किया था और वहाँ की जनसंख्या कंट्रोल हुई थी। लेकिन उत्तर भारत के लोगों ने उतना नहीं किया था, तो यहाँ की जनसंख्या उतनी कंट्रोल नहीं हुई थी। और जब भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट की वैल्यू कैलकुलेट की जाती थी तो उत्तर भारत के विधायक की वोट की वैल्यू दक्षिण भारत के विधायक की वोट की वैल्यू से कहीं ज़्यादा आती थी, क्योंकि यहाँ जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और दक्षिण भारत में कम हो रही थी। तो इससे उत्तर भारतीयों को ज़्यादा फायदा होता था। जब राष्ट्रपति का चुनाव आता था तो बहुत सारे राजनीतिक दल उत्तर भारत के लोगों से संपर्क साधना शुरू कर देते थे, दक्षिण भारत के लोगों से कम संपर्क साधते थे, क्योंकि वहाँ के विधायक की वोट की वैल्यू कम होती थी। तो इस चीज़ को लेके दक्षिण भारत के लोगों ने शिकायत की। जब शिकायत की तो इसमें निर्णय ये निकाला गया कि जनसंख्या कितनी भी घटे बढ़े, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनसंख्या ली जाएगी वो केवल और केवल 1971 की ली जाएगी। और वह प्रक्रिया अभी तक चालू है। अभी भी 1971 की ही जनसंख्या ली जाती है राष्ट्रपति वाले चुनाव में। इस इलेक्शन में नॉमिनेटेड कैंडिडेट वोट नहीं डालते, चाहे वे लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा के हों, चाहे विधानमंडल के हों। जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसमें नोटा का ऑप्शन भी नहीं होता है। पिछली बार 2017 में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने ग्रीन बैलेट पेपर सांसदों के लिए जारी किया था और पिंक बैलेट पेपर विधायकों के लिए जारी किया था। इन्हीं बैलेट पेपर के माध्यम से 2017 का चुनाव हुआ था। राष्ट्रपति के चुनाव में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, मतलब पार्टी किसी को भी समर्थन करे, आपकी जो मर्जी हो उधर वोट दे सकते हैं। जबकि जब राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है या विधान परिषद के सदस्य का चुनाव होता है तब आप ऐसा नहीं कर सकते। पार्टी जिस तरफ कहेगी उस तरफ आपको वोट देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, वोट किसी दूसरे को दे देते हैं,
पार्टी किसी दूसरे को कहती है। तो इस तरीके के वोट को क्रॉस वोटिंग कहा जाता है। क्रॉस वोटिंग आइडेंटिफाइड होती है। आइडेंटिफाइड होने के बाद पार्टी आपको पार्टी से बाहर भी कर सकती है। जब पार्टी बाहर करेगी तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, चाहे विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो। ऐसा इस चुनाव में फिलहाल नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा विधानसभा में होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ इस राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लगता है। इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने 1969 में किया था। जब 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव आया तो जिस उम्मीदवार को इंदिरा गांधी समर्थन कर रही थी, उस उम्मीदवार को पार्टी के बहुत सारे लोग समर्थन नहीं कर रहे थे, और जिस उम्मीदवार को पार्टी के बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे थे, उस उम्मीदवार को इंदिरा गांधी समर्थन नहीं कर रही थी। तो इस स्थिति को भांपते हुए इंदिरा गांधी ने एक चाल चली कि पार्टी के जो बाकी उम्मीदवार थे, उन्होंने एक उम्मीदवार खड़ा किया अपना कि ये चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति का। उस समय कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने चाल ये चली कि उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करवाया और सभी जगह जा जा के ये कही कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के सबसे बड़े पद का चुनाव है। इसमें जो भी विधायक सांसद हैं वो पार्टी हित से हट के अपनी अंतरात्मा को समझते हुए वोट करें। इसी का नतीजा ये हुआ कि जो पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया था, वो उनका नाम नीलम संजीव रेड्डी था, वो चुनाव हार गए, और जो इंदिरा गांधी ने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया था वो चुनाव जीत गए। 1977 में 37 कैंडिडेट ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया था। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन 37 में से 36 नामांकन रद्द कर दिए गए थे। किसी कारणवश एक नामांकन बचा था, वो नामांकन था नीलम संजीव रेड्डी का। नीलम संजीव रेड्डी अनअपोज्ड तरीके से राष्ट्रपति बने पहली बार। इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। 1967 में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें उनकी संख्या थी 17। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।